मेरे पिताजी की स्मृति को प्रणाम। उपस्थित विद्वज्जन, सुधी श्रोतागण, सबको मेरा नमस्कार। साईं जी की रचना प्रक्रिया पे एक तर्क संगत सुचिंतित व्याख्यान देने से का प्रयास करने से पहले मुझसे कई लोगों ने कहा कि आपके यहाँ पे एक विशिष्ट भूमिका है कि आप साईं जी की बेटी हैं, तो कुछ चंद संस्मरण अवश्य सुना दीजिए जिससे उनके व्यक्तित्व का कुछ खुलासा हो सके। तो मैं आरंभ करने से पहले 2-3 ऐसे संस्मरण सुनाती हूँ जिससे उनके लेखन पे या उनके व्यक्तित्व पे आपको कुछ खिड़की सी आपको मिले। तो सर्वप्रथम एक बात बताती हूँ जो मेरे साथ घटित हुई जब मैं कक्षा 11 में थी। जो साहित्य जी का कविता के प्रति जो दृष्टिकोण था उसका एक बहुत बच्ची के लिए सरलीकृत बिंदु था। तो मैंने 11वीं कक्षा में वेस्टलैंड उठाई और पढ़ने की कोशिश की, टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड। मुझे पता था कि मेरे पिताजी एमए में टी.एस. एलियट पढ़ाते हैं। घर में बहुत सारी किताबें थी और मैं यदा-कदा कुछ भी उठा के पढ़ती रहती थी, तो मैंने टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड उठाई और पढ़ने का प्रयास किया। कुछ मैं अपरिपक्व भी थी और कुछ उस समय तक के मेरे स्कूल में या मेरे जो और भी प्रभाव मेरे ऊपर थे उनमें से ऐसी कोई भी खिड़की नहीं थी जिससे मैं वेस्टलैंड को समझ सकूं। तो मैं उसको लेके अपने पिता के पास गई। मैंने कहा, पापा ये समझाइए ये क्या किताब है, मुझको ये कविता समझ में ही नहीं आ रही है। तो साहिर ने मुझसे बोले कि बेटा अभी तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमको सोचना सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम ये प्रयास कर रही हो तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कविता पढ़ने के बारे में। बोले कविता को यूं पढ़ो जैसे कि वो एक शब्द है। बोले रीड इट लाइक अ सिंगल वर्ड। जैसे जब तुमसे कोई कहता है सेब, तो तुम स ए ब नहीं समझने की कोशिश करती, बल्कि सेब शब्द तुम्हारे सामने एक पूरे सेब की छवि प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से तुम कविता को पढ़ो और समझने की कोशिश करो वो क्या जो शब्द कविता है वो क्या है जो कवि तुम्हारे सामने खड़ा कर रहा है एक संपूर्णता में। तो ये बात मुझको समझ में आई और मैंने उसके बाद से कविता को यूं ही पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, कविता का अर्थ कविता नहीं होता, कविता कविता ही होती है। तो इसको मुझे समझ में आया और उसके बाद से मुझे लगा ये साहित्य जी की कविता को स्वयं भी पढ़ने के लिए एक कुंजी सी है। आप जब साहित्य जी की कविता या इस प्रकार की कोई भी कॉम्प्लेक्स संश्लिष्ट कविता पढ़ते हैं तो आपको इस तरह से पढ़ने पे वो दुरूह नहीं लगेगी, अनुनादी लगेगी, झंकार वाली लगेगी। ये चीज उन्होंने मुझे बताई। दूसरा एक संस्मरण मैं बताती हूँ आपको मेरी माँ से संबंधित। साहित्य जी का मानव के प्रति या जो लघु मानव की वो बात करते हैं उनका दृष्टिकोण इंसान के प्रति क्या था। तो ये उनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले की बात है कि वो अक्टूबर में उनको हार्ट अटैक हुआ था और नवंबर में उनको सेकंड हार्ट अटैक हुआ था जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस दौरान वे स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद था, शायद एक अस्पताल था इलाहाबाद में, जहां वो गए और वो ईसीजी के लिए इंतजार कर रहे थे। तो ईसीजी का कमरा था, बाहर एक लकड़ी की बेंच लगी थी, वहां पे एक वृद्ध बैठा हुआ था, एक गरीब बूढ़ा, और मेरे पापा उनके बगल में जाके बैठ गए। मेरी अम्मा अंदर थी, थोड़ी देर में आई, देखी पापा बैठे हुए हैं वहां बगल में और आके बैठे ही थे और वो उस व्यक्ति की ओर उन्मुख हो रहे थे कि माँ ने आके उनका हाथ पकड़ा, बोली यहाँ कहाँ बैठे हैं आप, अंदर चलिए, और उनको उठा के पकड़ कर ले आई खींच के। तो पापा उनसे बोले कि अब तुम अंदर ले आई केजी, वो माँ को केजी कहते थे, कंचन जी। बोले अंदर ले आई केजी, मैं उससे बात करना चाह रहा था, मैं उसका हाथ पकड़ के पूछना चाह रहा था, रहमान कहो कैसी कटी। तो माँ ने कहा उसको जानते हैं, उसका नाम रहमान था। बोले नहीं भी हो सकता है, उससे क्या। तो, माँ को बड़ा अपराध बोध हुआ, बोली मुझसे गलती हो गई, आप जाके अब उससे बात कर लीजिए। बोले पंक्ति तुमने जब तोड़वा दी तो अब मैं कैसे उसकी बात करूं। तो पंक्ति तोड़ने वालों में से वो नहीं थे। उसके आम आदमी के साथ होना, आम आदमी ही होना उनके लिए बहुत मुख्य चीज थी। तीसरी चीज मैं आपको एक जिक्र करूंगी उनकी नास्तिकता के बारे में। तो मेरे पिताजी जो थे, देखिए संगुम्फन, संस्कृति,
ये सारी जुड़ाव, ये चीजें हैं। बौद्धिक सघनता वो कहते हैं, सघनता उनका प्रिय शब्द है, संगोपन उनका प्रिय शब्द है। ये सारे उनके जो प्रिय शब्द थे। लेकिन न साहित्य में, न धर्म में किसी एक की अथॉरिटी वो नहीं मानने को कभी तैयार थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं आलोचना में उनका क्या, वो तीसरे पक्ष के जो उनको कहा जाता है, तो यही बात धर्म में भी थी। लेकिन मेरी माँ जो कि नितांत धार्मिक थी, उनसे उनका कभी कोई विरोध नहीं था। लेकिन हमारे घर में जो पूजा पाठ होता था सिर्फ माँ करती थी, पिताजी उसमें भाग नहीं लेते थे। वो मात्र एक पूजा में भाग लेते थे, जो एक कायस्थ परिवारों में एक पूजा होती है, कलम दवात की पूजा कहते हैं उसको। जी, चित्रगुप्त पूजा हमारे घर में नहीं कहलाती थी। मुझे विवाह के बाद पता चला कि उस पूजा को चित्रगुप्त पूजा भी कहते हैं, क्योंकि वैसे मेरे ससुराल में वो होती थी, लेकिन मेरे घर में वो कलम दवात की पूजा ही कहलाती थी। चित्रगुप्त की कोई मूर्ति वहां नहीं लिखती थी, क्योंकि संभवतः किसी जाति विशेष वाली पूजा तो मेरे पिताजी कभी न मानते। तो उसमें एक सरस्वती की प्रतिमा माँ लगाती थी और कलम दवात होता था। उस पूजा में वो शामिल हो जाते थे, आ जाते थे। तो मैं रही होंगी कोई ऐसे 10वीं 11वीं में, मैंने उनसे एक बार पूछा कि पापा मुझे ये बताइए कि किसी पूजा में नहीं शामिल होते, इस पूजा में क्यों शामिल हो जाते हैं? तो बोले कि मुझको ये पूजा पूजा जैसी नहीं लगती, मुझे ये कलम दवात से जुड़ाव लगती है। उस पूजा को वो इस रूप में देखते थे, एक उनके लिए वो एक सांस्कृतिक व्यवहार था, न कि धार्मिक। किंतु एक बार दिवाली के 2 दिन बाद ही पूजा होती है। एक दिन दिवाली के 2 दिन बाद माँ वो प्रतिमा लेके आई सरस्वती की, वो खरीदती थी दिवाली के जब, और लक्ष्मी गणेश लेती थी, ये भी लेती थी। तो उनके पास लेके आई कि मैंने वेदी सजा दी है, आप आइए रखिए। तो उनसे पिताजी बोले कि इस बार मैं नहीं रखूंगा, मुझे कुछ ये कर्म कांड जैसा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो माँ बोली कि तो फिर क्या किया जाए? तो बोले आप जो चाहिए करिए। माँ बोली नहीं, जो आप चाहिए करिए। तो बोले कुछ कहोगी तो नहीं? बोले नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो पिताजी ने वो मूर्ति उठाई, अपने पूरे वेग से उसको आंगन में फेंक दिया, जहां पे वो टुकड़े टुकड़े हो गई। और माँ उसको चुप एकदम, कुछ नहीं बोली। आघात तो जरूर लगा होगा, लेकिन बोली कुछ नहीं, उसको उठा के पटोर के ले गए वो। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार का ये उनका वर्ल्ड व्यू था। तो ऐसे पिता जो कलम दवात से जिनका जुड़ाव था, आज उनकी उपस्थिति स्वरूप में उनकी डायरी लेके आई हूँ। ये शाही जी की उपस्थिति के रूप में आप सब इस डायरी को देख लें। नमन के लिए तो नहीं कहूंगी, धूप अगर वाले वातावरण से वो बहुत दूर भागते थे। और तो इन शब्दों के साथ ये मेरे कुछ संस्मरण थे। इन शब्दों के साथ मैं अपने मुख्य वक्तव्य को प्रारंभ करती हूँ। तो अपने खोए हुए पिताजी को 18 वर्ष की आयु में जिनको खो दिया था, उनको पाने की कोशिश मैंने आजीवन उनके कृतित्व के माध्यम से की है। इस खोज के तहत मैंने उनकी रचना प्रक्रिया की भी काफी छानबीन की है। अपनी निजी यात्रा, अपनी जड़ों की यात्रा के रूप में मैंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली है। उनकी रचना प्रक्रिया की छानबीन करने के लिए या उनके कुल कृतित्व की भी छानबीन करने के लिए मेरे पास काफी सामग्री रही है। आप लोगों को मैं अवगत कराऊं क्या क्या सामग्री शाही जी की उपलब्ध है। तो ये जैसे है, ये कच्चे मसौदे की डायरियां हैं। इनमें कविताओं के बदलते हुए स्वरूप हैं। इस तरह की कविता डायरियां हैं। युवावस्था की डायरियां हैं, दैनंदिनी स्वरूप, जिसमें कि वो रोज का अपना लिखते हैं। ये 4 ही 5 है, शुरुआती छात्र जीवन में लिखी हुई हैं। 1960 में उन्होंने एक रेमिंगटन टाइपराइटर खरीद लिया। मेरे पिताजी की क्या आदत थी, कोई चीज वो शुरू करते थे तो उसमें बहुत घुस जाते थे। तो एक रेमिंगटन टाइपराइटर खरीदा उन्होंने अंग्रेजी की प्रैक्टिस के लिए। तो 1 साल उन्होंने जर्नल्स रखे अंग्रेजी में, वो टाइप रिकॉर्ड है। कुछ पत्र व्यवहार है, क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद माँ ने बड़ी कोशिश की सर्वेश्वर चाचा वगैरह से, लोगों से जिनसे उनको चिट्ठियां मिल सके, कुछ वो चिट्ठियां जमा है। पिताजी को भी लिखी हुई लोगों को चिट्ठियां हैं। उनके कुछ ललित लेख हैं, कुछ नाटक हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ अप्रकाशित कविताएं, कुछ अप्रकाशित लेख, जैसे कि लघु मानव का लेख है तो इसका आधा लिखा हुआ दूसरा हिस्सा, ये सारी चीजें मेरे पास उपलब्ध हैं। जी। तो इस रचना प्रक्रिया को पकड़ने के लिए मैंने सबसे पहले इस रचना प्रक्रिया के प्रस्थान बिंदुओं पे ध्यान दिया कि ये प्रस्थान बिंदु कहाँ है, उनकी रचना प्रक्रिया किस प्रकार से, किस क्षण से प्रस्फुटित होती है कोई। तो
एक इसका प्रस्फुटन का काल है रचना प्रक्रिया का, जिसको कि हम कह सकते हैं, मैं उसको कहूंगी साक्षात्कार। साहिर जी हमेशा अपने परिवेश से साक्षात्कार करते थे, और न सिर्फ अपने परिवेश से साक्षात्कार करते थे, वो स्वयं से भी करते थे। वो ब्रह्मांड से, बल्कि अनंत चमकीले ब्रह्मांडों से भी करते थे। साहिर जी को जब हम पकड़ते हैं, आमतौर पे मैंने देखा है लोग उनके साखी वाले स्वरूप को पकड़ते हैं अधिक। लेकिन अगर हम मछली घर को देखें और या हम उनकी डायरियों में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक पक्ष है साही जी का। साही जी का एक और पक्ष है, जो कि इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये वाला पक्ष जो है साही जी का, ये इतिहास के भीतर है। और एक और पक्ष है साही जी का जो इतिहास के बाहर है। इतिहास के बाहर की चीजों को, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो साक्षात्कार के, मैं आपको प्रारूप बता दूं ताकि अगर समय अधिक होने लगे तो कम से कम मेरी पूरी बात तो हो ही जाए। तो साक्षात्कार प्रथम है। साक्षात्कार के बाद आता है प्रतिक्रिया। सबकी इंसान चुनाव करता है कि हम साक्षात्कार किससे करें। ये प्रथम उसका डिफाइनिंग एस्पेक्ट होता है कि वो किस चीज को देखता है। साही जी को हम ये समझने के प्रयास में हम देख सकते हैं कि वो साक्षात्कार किस किस से करते हैं। साही जी का अगला चरण उनके रचना प्रक्रिया का जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया सबकी निजी होती है। साही जी की प्रतिक्रिया कैसे, और प्रतिक्रिया को देखिए साही जी बहुत महत्व देते हैं। एक जगह वो कहते हैं, संभवतः शील में किसी के, कविता वहां शुरू होती है जहां हमारी प्रतिक्रिया अभी तक बने हुए खाकों में फिट नहीं हो पाती है ना। जो प्रतिक्रिया कुछ सामान्य परिभाषाओं से कुछ अलग है, वो प्रतिक्रिया कविता को जन्म देती है। तो उस प्रतिक्रिया, किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, हम इसकी छानबीन कर सकते हैं उनकी रचना प्रक्रिया के अगले चरण में। इसके बाद परिमार्जन का, परिमार्जन साहिर जी की कविताओं का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनकी कविताएं जिंदगी भर चलती थी। बहुत जब उनके सर पे पड़ जाता था कि छपानी ही है, तभी वो उसका शीर्षक देते थे, उसको तिथि देते थे, और उसका कुछ एक रूप, उसका खाका तय करते थे। अन्यथा वो स्वरूप बदलती रहती थी। अब परिमार्जन का विश्लेषण करते वक्त हम देख सकते हैं कि परिमार्जन की प्रक्रिया में कविता कहाँ से शुरू होती है और कहाँ को जाती है। इसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और अंतिम चरण है पृष्ठ। पृष्ठ में उस चरण को कहूंगी जब वो साई जी अपनी कविता से संतुष्ट हो जाते थे, संभवतः, या कम से कम संतुष्ट होने का हो सकता है, अपने आप को छलावा देते रहे हों, उस पर शीर्षक और तिथि डाल के, और मछली घर में शामिल कर दिया या साखी के लिए तैयार कर दिया। तो अब इस रचना प्रक्रिया में दिलचस्प बात एक और है, वो ये है कि साही जी की जो वयस्क कविता है वो 1952 से शुरू होती है। लेकिन साही जी के कुल कृतित्व के दो चरण हैं, सर्व दो से अधिक है इनफैक्ट, लेकिन अगर हम कहें तो उनका जो जुवेनिलिया है, उनका अनभ्यस्त स्वर, वो 1948 में समाप्त हो जाता है। बचपन में साही जी, आप सभी को पता है, मैंने अन्य जगह भी जिक्र किया है, साही जी ने हिंदी कभी नहीं पढ़ी। साही जी के स्कूल में उन्होंने उर्दू पढ़ी थी और फारसी पढ़ी थी। फारसी को उन्होंने स्कूल में भी पढ़ा और 12वीं तक BA तक फारसी पढ़ा। तो पहले चीज जो साही जी ने लिखी थी, किशोरावस्था में वो गजलें थी, लेकिन वो गजलें हमारे पास है नहीं। वो गजलों की डायरी आ गई। तो हमारे पास चंद फुटकर शेर हैं जो घर के दूसरे लोगों ने बताया, वो उन्होंने पहली चरण में जो कविताएं लिखी वो गजलें थी। गजलें यद्यपि उन्होंने एक बार और लिखी, इमरजेंसी के दौरान साही जी की लेखनी मूक हो गई थी, कुछ भी नहीं लिख पाए थे, 4 गजलें लिखी थी मात्र। ये अलग एक अन्वेषण का विषय हो सकता है कि जब कुछ नहीं लिख पा रहे थे तो गजलें ही क्यों लिखी उन्होंने। लेकिन उन गजलों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी साही जी का गजल का जो सृजन काल था वो स्कूल में ही समाप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने, जब वो 11वीं 12वीं कक्षा तक आते हैं तो गीत लिखे उन्होंने। उसके बाद गेय, छंदबद्ध, उत्तरा विलाप उन्होंने लिखा जो कि उनके स्कूल के मैगजीन में छपा, जो अप्राप्य है। और उसके बाद के उनके गीत की डायरी हमको मिलती है जो उनके विश्वविद्यालय है, उसमें उनके गीत है। गीत लिखने के बाद 48 में साही जी यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं और फिर वो 3 वर्ष के लिए काशी चले जाते हैं। काशी विद्यापीठ में पढ़ाते हैं, मजदूरों के साथ काम करते हैं, और उसके बाद जब लौट के आते हैं तो उनकी वाणी एकदम बदली हुई है। आखिरी गीत जिसको वो लिख के गए हैं 1948 में, वो है संध्या। पहला
कविता जो वो लौट के लिखते हैं 11/4, 2 कविताएं 11/4/52 को लौट के वो लिखते हैं। एक का नाम है इलाहाबाद आधी रात और दूसरे का नाम है रात में गाँव। तो मैं बहुत थोड़े में आपको इस युग की रचना प्रक्रिया, गीत युग की रचना प्रक्रिया और गीत युग में कविता का क्या पुरुषार्थ उनको नजर आता है, इस पे चर्चा करके मैं उनके वयस्क स्वर पे बढ़ूंगी, क्योंकि वो ज्यादा दिलचस्प है और वो उनका परमानेंट नोट है। लेकिन फिर भी तो ठीक है, 1948 और 1952 का फर्क दिखाने के लिए मैं आपको दो बिंब दिखाती हूँ। एक बिंब मैं आपको दिखाती हूँ संध्या कविता से। आप देखें, ये दोनों बिंब गांव की वधू के हैं, नवेली वधू जिसका पति लौट के नहीं आया है। ठीक है, अब आप देखें कि गीत काल में 1948 की गांव की वधु के बारे में कैसे बात की गई है। आप एक और दिलचस्प बात बताऊंगी मैं आपको आगे और उसमें विस्तार करूंगी कि साई जी के जो आदर्श हैं गीत युग में, वो सौंदर्य बोध है, भावना से उपजी हुई कविता है, कल्पना उसका कल्पना उसकी जड़ में है और पुरुषार्थ उसका सौंदर्य बोध है। लेकिन तब भी उस युवक शाही के मन में भी, जैसा कि उनकी डायरियों में दिखता है, समाज के प्रति चेतना जागृत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो चेतना उन 3 सालों में ही जागृत हुई जब वो काशी में थे और उन्होंने करीब से गांव को देखा, लेकिन वो दिल की चेतना थी, वो उस भट्टी में नहीं पकी हुई थी, लेकिन फिर भी चेतना थी। तो आप ये देखें कि शुरुआती कविताएं गीत जो है ना वो बहुत ज्यादा रुमानी है, लेकिन संध्या जो गीत है, जो आखिरी गीत उन्होंने लिखा है जाने से पहले, उसमें देखिए गांव की चेतना भी आ चुकी है। लेकिन फिर भी जैसे कि कैलेंडर आर्ट होती है ना, प्रिटी प्रिटी, कुछ उस तरह का है। धुआं उठ रहा दूर टूटे घरों से, तिमिर छन रहा फूस के छप्परों से, न आए अभी भी चरण लौट किसके, वधु गा रही गान खोए स्वरों से, मुखर हो गई मौन प्रिय की प्रतीक्षा, दृगों में सजल हो गई प्रेम ज्वाला। ये ग्राम की एक ये बहू है गांव की, जो कि ये कहती है। अब आप देखिए 1952 में जब लौट के आते हैं, देखिए इसके बाद अगली ही कविता है, फिर आपको वही बिंब दिखेगा। लेकिन ये वाली जो गांव की लड़की थी, इसका पति खेत से आ रहा है और यद्यपि फूस का छप्पड़ है, सब कुछ है, लेकिन उसमें पीड़ा उतना आपको उद्विग्न नहीं करेगी जितना कि ये जो लड़की है जो इंतजार कर रही है, इसका पति चला गया है फैक्ट्री में, वो गांव चला गया है और फैक्ट्री की दाढ़ से जो संगीत निकल रहा है वो क्रूर कुटिल संगीत, जिसकी की उपमा बंगाल की अप्सरा से की गई है। जो बंगाल, कल भी कोई चर्चा कर रहा था, कोई अप्सरा अप्सरा की बात थोड़ी कर रहे हैं उस कविता में, वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री आवाज निकल रही है वो खींचने वाली अप्सरा की आवाज की तरह है, वो बंगाल की जादूगरनी की तरह की आवाज है और उसके पास में फंस के वापस नहीं आएगा उसका पति। बिल्कुल दूसरे तरह का तो है ये। आप देखिए शैली भी बदल गई है, और तम के पार से पालनों की गुनगुनाहट से मधुर, रंग महल की खनक से भी नशीली, दृढ़ अनवरत मंद धुंधली, सृजन के पहले अनियमित स्वप्न सी सुकुमार, सृजन के पहले अनियमित स्वप्न सी सुकुमार, आ रही है एक अन्य पुकार। ध्यान से इसको सुनो, फैक्ट्री की बंद दाढ़ों से निकलता है मधुर संगीत, हर निशा में यह सुनहली झिलमिलाती रागनी, कल्पना के देश में जादुओं वाले पहाड़ों की अंधेरी कंदरा में बांसुरी की तान सी गूंजती है रात भर आकाश में। कितना सुंदर वर्णन, लेकिन इसकी असलियत क्या है। और कोसों दूर जाकर गांव में व्यथित उन्मन भूमिहीन किसान बेटे को जगाती है, बुलाती स्वर्ग स्वप्नों में कुटिल संकेत से, आओ पास मेरे पास आओ। कांप उठती गांव की दुल्हन नवेली, क्योंकि ये आवाज है बंगाल की उन अप्सराओं की कि जिनके पास में बंधकर गांव फिर आता नहीं परदेसिया। आप देखिए इस बिंब से उस बिंब तक कवि ने कितनी दूरी तय की है। शैली, तथ्य, दोनों की ही दूरी आपने देखी। लेकिन शुरुआती कविता में कारक तत्व कल्पना है, भावना उसका आधार है, मादक चित्रात्मकता उसका पुरुषार्थ है। मैं
वो एक लाइन पढ़ती हूँ, मेरे पास 3:15 तक समय है। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हूँ। फिर भी चलिए, मैं शुरुआती युग की कविता के उदाहरण के लिए मैं आपको एक उनकी डायरी से सुना देती हूँ, तो आपको लग जाएगा। अंग्रेजी कवियों में मुझे सबसे सुंदर, सबसे अधिक अभिभूत करने वाला कीट्स ही मालूम होता है। उसकी कविता पढ़ते समय मैं सुख की मादकता में डूब जाता हूँ। जब मैंने कीट्स की कविताएं सबसे पहले पढ़ी, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। ऐसा लगा कि यही कवि मेरे हृदय के सबसे निकट है। कविता में ऐसी सजीव और मादक चित्रात्मकता होनी चाहिए कि पढ़ने या सुनने वाला कोमलता, सुख और मादकता के वैभव में अभिभूत हो जाए। मैं अपनी कविता का आदर्श इस रूप में कीट्स को मानता हूँ। इस प्रकार के बातें शाही जी ने दोबारा कभी नहीं की, जो ये शुरुआती जीवन में की। ये आदर्श और ये पैमाने उन्होंने जल्दी ही पीछे छोड़ दिए, और उनकी वयस्क रूप की कविता भिन्न है, उसकी रचना प्रक्रिया भी भिन्न है। आगे बढ़ने से पहले मैं गीत शैली की कविताओं की निर्माण प्रक्रिया के बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट्स बोल देती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआती दिनों में वह एक बार एक कविता में विचार करते हैं, जबकि आगे वयस्क कविता शैली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब वो कई कविताओं पे एक साथ काम करते हैं, पर शुरुआत में वो, क्योंकि वो कविता को कविता की तरह ही देखते हैं, तो एक बार में एक पे काम करते हैं। उसके तुक, वजन और बिंबों पे काम करते रहते हैं। आगे भी चल के बिंबों पे तो काम करते हैं, पर तुक और वजन वाली बात नहीं रह जाती। थोड़ी बहुत काट छाट करते हैं, आगे बहुत वृहद काट छाट करते हैं। कोई भी कविता बहुत अधिक निर्माणाधीन नहीं रहती शुरुआती युग में। और पद्य के बिंब संसार के संदर्भ में बिंब घटकों के परस्पर सामंजस्य पे बहुत ध्यान देते हैं शुरुआती दिनों में, देते बाद में भी होंगे, लेकिन इनके बारे में वे बात करते हैं। शंभुनाथ सिंह को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि आप में बिंब घटकों में सामंजस्य नहीं है। तो ये है। तो हाँ, तो साहित्य जी की रचना प्रक्रिया का प्रथम चरण है साक्षात्कार। इस पे मैं ज्यादा बात न करके उनकी डायरी से कुछ कोट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो साक्षात्कार हर चीज से करना चाहते हैं। अब इसके आगे ये लिख रहे हैं वो 5/10/69 को कच्चा मसौदा है कविता का, जो कभी कविता न बना। अब इसके आगे मैं बातचीत का सिलसिला फिर एक बहरहाल से शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन इस बहरहाल को मैं इतना बड़ा करके रखना चाहता हूं कि उड़ती हुई तितलियां या घास पर रेंगते हुए कीड़े, मशगूल मोटर गाड़ियां, निढाल भीड़ें, तमतमाए हुए दल, या पृथ्वी या नक्षत्र या निहारिकाएं और न जाने क्या क्या, जो कुछ हमारे आपके बीच आदान प्रदान का विषय है, इस धुएं की तरह फैलते बहरहाल के बाहर न बने। ये बात मैं इसलिए उद्धृत करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है बहुधा कि लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, लोग शाही जी के उस साखी रूप को देखते हैं, लेकिन उनके कुल कविताओं के की आलोचना करते वक्त या उसको पूरे को ध्यान में रखते वक्त हम देखेंगे कि शाही जी के आयाम कई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनको हम इतिहास के भीतर की कविताएं कह सकते हैं। मैं आपको एक उनकी कविता सुनाना चाहूंगी जो सामाजिक साक्षात्कार से बहुत संदर्भ रखती है। अप्रकाशित कविता है, उसका नाम है दो अथाह वेदना भरी आंखों के बारे में। जी, पूरा तो नहीं सुनाऊंगी, समय बहुत कम है, लेकिन दो अथाह वेदना भरी आंखों के बारे में। मेरे पास उन अथाह वेदना भरी आंखों का कोई हल नहीं है, और आज भी मुझे लगता है कि मुझे देखा नहीं गया है, बल्कि एक खामोश अंतरिक्ष यान बेरोक तेजी के साथ मेरी चेतना के फैलाव में हमेशा के लिए उड़ा दिया गया है। मैं अपने बयान में इतना ही कह सकता हूं कि मैंने कोई वायदा नहीं किया, कोई आश्वासन नहीं दिया, संक्षेप में कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन मुझसे पूछा ही कब गया, मुझे सिर्फ देखा गया। इस तरह कि मेरा सारा अस्तित्व ही झूठा पड़ गया, और तब से मैं व्याकुल घूम रहा हूं, क्योंकि इस आदिम वेदना भरी चुप्पी का मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये वो साक्षात्कार है सामाजिक सत्य का। आगे बढ़ रही हूँ एक और। ठहरो, मुझे एक बार फिर समझाकर कहने दो। वहां न आक्रोश था, न व्यंग, न श्रद्धा, न अश्रद्धा, न जानकारी की इच्छा, न उलाहना, न याचना, न तौलने की कोशिश।
वह सब जिसे समेट लेने के लिए हम जीवन दर्शन के नाम से आजमूदा फंदे फंदे तैयार कर लेते हैं, वो सब कुछ भी नहीं था। महज हजारों वर्षों से इतिहास को देखते रहने की निस्संगता थी, जिसने मुझे एक क्षण के लिए उस हजार बरस का हिस्सा बनाकर खुद मेरे सामने खड़ा कर दिया। और लास्ट में कहते हैं, इसलिए जब मैं तुम सब के साथ रहता हूं, देखिए ये साही जी का व्यक्तित्व है, और इसलिए जब मैं तुम सब के साथ रहता हूं तो जीवन दर्शन, इतिहास प्रक्रिया, उत्थान पतन, इन सब की बातें करता हूं। लेकिन जब मैं अकेला हो जाता तो केवल उस अंतरिक्ष यान को देखता रहता हूं, जो मेरे आवरण को जलाकर उस दिन मेरी चेतना के फैलाव में जबरदस्ती प्रविष्ट हो गया था। मैं जानता हूं कि मैं आजीवन प्रेत बाधित रहूंगा। तो मैंने जब इस कविता को पहले पढ़ा तो मुझे एक बार को लगा कि शायद ये किसी प्रेयसी के बारे में है, किंतु ऐसा था नहीं, क्योंकि बाद में मैंने देखा जब वो विदेश गए तो वहां पे उन्होंने स्ट्रूगा पोएट्री फेस्टिवल में पार्ट लेने गए थे, उनके बड़े विदेशी पोएट दोस्त हो गए थे, तो उन्होंने किसी के लिए एक लेक्चर लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि ये दो अथाह वेदना भरी आंखें क्या थी, और लगभग इस कविता के शब्दों में उस घटना का जिक्र किया था जब वो समाजवादी शिविर के चक्कर में एक बार किसी गांव में गए थे और वहां पे वो भाषण वगैरह दे रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं यहाँ पे एक चेतना की, एक आशा की किरण लेके आया हूँ, और उनसे लोगों ने कहा कि आइए जरा, औरतें आपसे मिलना चाहती हैं। तो वो गए, बोले मैं घूम रहा था हरिजन बस्ती में और मैं जल्दी जल्दी आगे चला जा रहा था कि एक औरत के पास मुझे ले गए, वो बड़ी बूढ़ी औरत थी, और उन लोगों ने बोला कि आप क्या चाहती हैं, ठीक से उनके पास गया, पैबंद की साड़ी थी उनकी, गंदी मैली कुचैली, मैं उनके सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में कुछ भी नहीं था, और उसके बाद उन आंखों का उन्होंने जिस तरह से वर्णन किया वो यही है। कहते हैं कि अब मेरे साथ क्या हो गया, मैं उन आंखों को कभी भूल नहीं सकता, और बोले ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि जब आप इस प्रकार से प्रेत बाधित रहते हैं, आप कभी उस मीठे बुलावे में नहीं आ सकते कि जो कुछ जिंदगी में हो रहा है सब ठीक है। आपको हमेशा वो कठोर ढांचा नजर में आता है जिसमें ऊपर झिलमिलाती रोशनी है और नीचे अतल अंधेरा है। तो ये सारी चेतना थी, लेकिन इस प्रेस बाधा का एक असर उनके ऊपर ये हुआ। लक्ष्मीकांत मालवीय जी, जो कि जापान में साई जी को पढ़ाते थे हिंदी में, तो वो एक बार आए थे हमारे घर और उन्होंने साई जी से बात की थी और काफी कुछ टेप किया था, क्योंकि उसका उपयोग वो करना चाहते थे अपने कक्षा में। तो उन्होंने बात की कि उन बातों में से एक ये थी कि बोले मैंने अज्ञे से भी कहा था कि ये साई जी के कृतित्व में तिलिस्म बहुत रहता है। तो अज्ञे मुझसे बोले, कुछ देर चुप रहे, बोले अब है तो है। तो तो साई जी आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? तो साई जी हंसने लगे पहले, और हाँ कुछ और भी बोले, बोले मुझे तो लगता है आतंक भी है। तो साई जी बोले देखिए आतंक नहीं है, तिलिस्म है, रोमांच है। रोमांच मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, बिकॉज बहुधा कविताएं जब इस प्रकार की मैं लिखता हूँ तो मेरे स्वयं उस इमेजरी जब मेरे दिमाग में आती है तो मेरे स्वयं मुझे रोमांच का अनुभव होता है। तो रोमांच अवश्य, आतंक नहीं है। लेकिन तिलिस्म आने के पीछे यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कृपया सिर्फ इस पे मत सीमित करके करिए, क्योंकि उस साक्षात्कार के दौरान साई जी ये भी कहते हैं कि मेरी इन सब बातों को प्राइवेट रखो, मैं अपने किसी संदर्भ को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि कविताओं को सीमा लग जाती है फिर। जबकि कविताओं की सीमाहीनता इसमें ही है कि वो प्रसंग से दूर रहें, प्रसंग से मुक्त होके उड़ जाए। लेकिन फिर भी मैं दृष्टता कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझको हमेशा ये जो प्रेत बाधित होने का एहसास है, ये मेरी कविताओं में तिलिस्म का रूप धारण कर लेता है बहुधा। एक इसके पीछे ये भी कारण है। यद्यपि मुझे स्वयं लगता है कि इसमें हम तिलिस्म के बारे में और भी कुछ कह सकते हैं। उनकी कविता में तिलिस्म के वर्णनों का उपयोग मूर्त बिंब द्वारा अमूर्त विचार की अभिव्यक्ति हेतु भी हुआ है। रहस्यात्मक उस बिंब और उस अमूर्त विचार दोनों में अंतर्भेद है, और या फिर काल और कालातीत की अनुभूति के बीच का तनाव, इस सब को दर्शाने के लिए वो सुनहरे सफूक, हिरन, रोशनी, चमकते हुए जोखिम, दिलकश रागनी, खुलती मेहराबों जैसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जो मूर्त भी है और सौंदर्य से लबरेज भी। साहिर जी द्वंद्व या तनाव किसी वायवी स्तर पर नहीं करते हैं, अपने उससे रागात्मक ढंग से जूझते हैं।
अमूर्त विचार से रागात्मक ढंग से जूझने का एक तरीका, ये उनका तिलिस्म क्रिएशन है। और अपने 25 शीलों में से 21वें में कहते भी हैं कविता राग है, राग माया है। तो हम मान सकते हैं कि साही जी की कविता वैराग्य और राग के बीच उस क्षेत्र में उत्पन्न होती है जहां दोनों का दबदबा है। उनके वैराग्य एक विशेष प्रकार का है जो जीवन में रहते हुए भी उसको बाहर से देख लेता है, इसलिए वे कवि हैं, साधु नहीं है। सूखी मंडराती हवा और न्योता विलास दोनों के बीच में स्थित हैं, दोनों तरफ देखते हैं। कोट नहीं करूंगी, लेकिन बीच का बसंत एक कविता है जो इसका अच्छा उदाहरण है। तो अच्छा, तो मैं आगे बढ़ूं, मैं ये कहूंगी, देखिए इतिहास के परे वाली जो कविताएं हैं उसमें तात्कालिक, ठीक है, देखिए जो इतिहास के भीतर वाली कविताएं हैं उनमें वो मानव मूल्यों को स्थापित करते हैं। साही जी को देखने का एक ये भी तरीका है कि वे सत्य का अन्वेषण करते हैं, मानव जीवन के अर्थ का अन्वेषण करते हैं। अपनी डायरी में भी अपने संदर्भों को वो ढूंढते हैं, अपनी कविताओं में भी ढूंढते हैं। एक सत्य के स्थापना का तरीका उनका है मानव मूल्यों को महत्व देना, इसलिए वो अपनी युग सापेक्ष कविताओं में एक काव्य नायक का निर्माण करते हैं जो सत्य का धारक है या सत्य का अन्वेषी है। जैसे कि हम देखते हैं वो कविता है अगाध दृष्टा बर्बर, और एक तीसरा उसमें वो कहते हैं कि ये संगीत तभी तक सनातन है जब तक हम या हम जैसा कोई इसको देखता रहेगा। तो ये सत्य धारण वो करते हैं, ये इतिहास के भीतर की कविताएं हैं। लेकिन सामाजिक सत्य इकलौता सत्य नहीं है जिसको वो देखते हैं। उनके संदर्भ क्षेत्र उनको बिल्कुल तात्कालिक वर्तमान के छवि चित्रों में जो सौंदर्य है, जो हमारे इस क्षण के वर्तमान को सौंदर्य देता है, इसको भी वो एक अर्थ का वाहक मानते हैं। वे इनफैक्ट भोपाल में हुई किसी गोष्ठी में, जो मैंने एक मेरे ख्याल से पूर्वग्रह के अंक में उनका एक वक्तव्य था वो मैंने पढ़ा है, जिसमें वो कहते हैं कि ये भी कोई कम पुरुषार्थ नहीं है कि कवि तूलिका की होड़ करे। तो एक अर्थ इंसान के पास ये भी है, मानव मूल्य एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, इसको वो व्यापक ढंग से परिभाषित करते हैं। किंतु तात्कालिक छवि चित्र, मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ क्योंकि उनकी टोटल रचना प्रक्रिया में हमको देखना पड़ेगा कि वो किस किस चीज का दर्शन करते हैं सत्य के रूप में। एक वो है, एक छवि चित्र है जिसको वो शबीहें कहते हैं। आगे ज्यादा नहीं बढ़ूंगी, लेकिन इस तरह की बहुत कविताएं हैं, हाइकू टाइप की कविताएं हैं, संध्या चित्र हैं, ये सब कविताएं हैं। इसके अलावा वे ब्रह्मांड को समझने वाली कविताएं हैं। अंधेरे गोलार्ध की रात है, वसुधारा है जो कि कालातीत सत्य का दर्शन करती है, या फिर क्रतोस्मर है जो कि मृत्यु का दर्शन करती है। साही जी यहाँ मानव मूल्य स्थापित करते हैं, किंतु उनको पता है कि वे नश्वर हैं। उनका मानव मूल्य नश्वरता के परिप्रेक्ष्य में है, ये उनकी एक खूबी है। और हमको इसको पूरे साही को समझने के लिए हमको इस पूरे को देखना पड़ेगा, उनके बहरहाल में सब है। तो उसमें कहते हैं वे, ये कौन सी कविता, संदर्भहीन बारिश में वो कहते हैं कि एक बार खिड़की पर कैद तुमने और मैंने सिर्फ चिंतन की पोली शहतीरें फेंक कर खुले आसमान तक अदृश्य सुरंग बनाने की कोशिश की थी। फिर आगे वो वर्णन करते हैं कि उसमें से सफूफ आता है, और फिर वो कहते हैं मैंने पूछा तुम कहाँ हो, तुमने कहा मैं इतिहास के बाहर चला गया हूं। फिर हमने इस घटना का कभी जिक्र नहीं किया। कालातीत सत्य का दर्शन करने के बाद, मृत्यु का दर्शन करने के बाद, पूरे कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट इन द कॉस्मोस को समझने के बाद साही जी के अनुसार इंसान मितभाषी हो जाता है। उनकी कविताओं में ये बिंब आपको बार बार मिलेगा। अब हम मितभाषी हो गए। मैंने पूछा हम में से कौन मितभाषी हो गया, जब वो अपनी प्रेत घटनाओं को विसर्जित करके आते हैं। कौन सी कविता है, एक है इस प्रकार से, या यहाँ पे। और उनका वैराग्य भी है, इसमें वैराग्य उनके निजी जीवन में भी है, और अपने आप को इस प्रकार के सत्य के दर्शन करने के लिए पाशों से मुक्त, बस मैं समाप्त करने की कोशिश करती हूँ। एक वैराग्य ओढ़ना पड़ता है, उसका भी बार बार वर्णन है, केंचुल छोड़ने का इत्यादि। मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी। तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ के परिमार्जन में चली जाती हूँ। परिमार्जन के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, डायरिया तो मेरे पास है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं कि वो परिमार्जन में करते क्या हैं। एक वो परिमार्जन में वो वैयक्तिकता से निर्वैयक्तिकता की तरफ जाते हैं। मैं आपको उदाहरण नहीं सब दूंगी, नहीं तो फिर समय नहीं है मेरे पास।
लेकिन वो बहुधा अपने बारे में बात जो करते हैं, कविता जब शुरू में लिखते हैं, बड़ी तीखी है। अपने निजी अनुभव के बारे में है। बाद में निजत्व उसमें से हटता जाता है और कविता यूनिवर्सल होती जाती है। निजत्व को हटाएँगे और वो सार्वभौमिक बनती जाएगी। एक ये होता है। दूसरा सटीक शब्द की तलाश में वो रहते हैं। उनकी एक कविता है वे, तो वे कविता का नाम पहले वो रखते हैं भूखे स्वप्नदृष्टा, फिर उसका नाम रखते हैं भूखे इनकलाबी और अंततोगत्वा उसका नाम रखते हैं वे। अब वे में जो पार्थक्य है, जो हम नहीं का अंतर्निहित भाव है, वो भूखे इनकलाबी में नहीं है, न कि भूखे स्वप्नदृष्टा में है। वो पार्थक्य स्थापित करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति से जो कि इनकलाब के रास्ते से चला और पथभ्रष्ट हो गया, तो ये वे कहने से ये स्थापित होता है। इस प्रकार से वो सटीक शब्द का तलाश करते हैं और हमेशा वो अर्थों में और झंकारे पैदा करना चाहते हैं। जैसे कि कविता है सत की परीक्षा। सत की परीक्षा कविता शुरुआत में एक पुरुष केंद्रित कविता है और एक आदमी के अपने समाज से टक्कर लेने के बारे में है। आगे चल के वो स्त्री पात्र बन जाता है। स्त्री पात्र बनते ही इस कविता का केंद्रीय उसकी स्थापना वही रहती है, लेकिन पूरा ससुराल और मायके का समाज, लोक संसार और स्त्री विमर्श बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो अब हाँ, क्षमा कीजिएगा और मैंने काफी समय ले लिया, लेकिन मैंने कुछ इंगित करने की कोशिश की है। अब मैं कोशिश करूंगी इस लेख को और अच्छा लिखूं, आप लोग को फिर ढंग से और बातें बताऊं।